अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। करता हूँ जी। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो सा है, इसमें हमने ये वाला टॉपिक जो सा हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको पहले रिवाइज करवा दूंगा, उसके बाद फिर इसको मैं आपको करवाऊंगा। तो ये जो टॉपिक है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये है आपके थर्मामीटर के बारे में। मैंने आपको दो किस्म के थर्मामीटर के बारे में बताया था। एक ग्लास इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर था और एक थर्मोकपल थर्मामीटर था। थर्मोकपल थर्मामीटर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो हैं आपके कोर्स में, लेकिन बाकी चीज़ नहीं है उसकी कोई भी। लेकिन ग्लास इन थर्मामीटर जो है इसके फार्मूले और ये चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहले एक बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी होता है, मरकरी थ्रेड होता है जिसके ऊपर मरकरी चढ़ता है ये इस तरह से। ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर ये सारा इनक्लोज होता है। टेम्परेचर स्केल होता है जो उसके ऊपर माउंट होता है। ठीक है जी। और जो थर्म मरकरी है ये -39 डिग्री सी से 357 डिग्री सी तक जो सा है ये मेजरमेंट जो सा इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि -39 डिग्री सी पे जाके ये फ्रीज होता है और 357 डिग्री सी पे जाके ये बॉयल होता है, जो कि आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। कोई खास आप इसकी कर लेते हैं तो बना लेते हैं इसको, इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेते हैं तो फिर ये हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो जो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो हमने पीछे देखी थी, जो कि मैंने आपको तफसील से करवाई थी। तो ये 7 जो सी थी प्रॉपर्टीज थी, उसमें से ये था कि इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये दो पॉइंट जो से हैं ये मैंने यहाँ पे बताए हैं कि लो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। तो इसलिए मरकरी यूज होती है इसमें। मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर्स आर वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स एंड हाउसेस। तो ये जो हम आम तौर पे यूज करते हैं इसमें थर्मामीटर में, वो मरकरी यूज करते हैं। जी, माजरत चाहता हूँ, ज़रा एक मसला था छोटा सा। अच्छा जी। तो जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पे लेबॉर्ट्रीज में थर्मामीटर, वो आमतौर पे अल्कोहलिक थर्मामीटर जो सा वो यूज़ करते हैं। मैं वॉइस मैसेज आपका नहीं पढ़ सकूंगा। जिसको कोई मसला पेश आ रहा है वो खुद हल करने की कोशिश करें, क्लास के दौरान नहीं मैं कर सकता। ये है कि अगर आवाज़ आपको नहीं आ रही तो फिर कोई और मसला हो सकता है, लेकिन बच्चों ने मुझे बताया है कि आवाज़ आ रही है, सही आ रही है, इसलिए मैं जो सा अपना लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। तो उसकी रेंज जो सी होती है -10 डिग्री सी से 150 डिग्री सी के दरमियान होनी चाहिए। -10 डिग्री सी कम से कम और 150 डिग्री सी ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारे क्लिनिक में आमतौर पे यूज़ होते हैं थर्मामीटर, और इसे अल्कोहलिक थर्मामीटर भी कहते हैं। अब लोअर अपर फिक्स स्केल क्या होता है? लोअर फिक्स स्केल होता है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और अपर फिक्स पॉइंट जो सा होता है ये आमतौर पे बॉइलिंग पॉइंट को लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो सा है ये 3 किस्म के हैं। एक होता है सेंटीग्रेड, एक होता है केल्विन और एक होता है फ़ारेनहाइट। ये 3 स्केल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। एक सेल्सियस होगा, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन स्केल होगा। तो सेल्सियस स्केल जो सा होता है वो उसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है। सेल्सियस स्केल जो सा होता है इसके इंटरवल जो से होते हैं 0 से लेकर तो 100 तक के होते हैं। 0 जो सा होगा इसका जो सा होगा लोअर फिक्स पॉइंट होगा, और जो सा 100 होगा ये अपर फिक्स पॉइंट होगा। तो 0 से लेकर 100 तक ये माउंट होते हैं। जो सा फ़ारेनहाइट स्केल होता है ये 32 डिग्री से शुरू, एफ से शुरू होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो सा है ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट होगा, और 212 जो सा होगा ये अपर फिक्स पॉइंट होगा। और जो सा केल्विन स्केल है वो भी एक स्केल होता है, लेकिन वो आमतौर पे एस आई यूनिट केल्विन लेते हैं हम, इसलिए वो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर कहलाता है, एज शोन इन फिगर 8.5 सी। ठीक है जी।
तो ये केल्विन स्केल कहलाता है। ठीक है जी। और ये शुरू होता है 273 से शुरू होता है और 373 तक जाता है। तो इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो 273 केल्विन होगा और अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन होगा। और अगर इसको 0 केल्विन तक लेके जाएं तो ये 273 टाइम नीचे जाएगा, यानी -273 डिग्री सी जो सा होगा वो 0 होगा, 0 केल्विन, और इसको एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। और इसको पर डिग्री इसलिए नहीं यूज करते, जिस तरह यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट यूज किया है या डिग्री सी यूज किया है, इसके ऊपर डिग्री केल्विन यूज नहीं करते क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल भी है और इसके अलावा ये एसआई यूनिट भी है इसका टेम्परेचर का, इसलिए इसको हम नहीं यूज करते। अब चलते हैं आगे कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो कैसे जाएंगे। ये 0 से शुरू होता है सेल्सियस स्केल और ये शुरू होता है 273 से। तो जब 0 और 273 से शुरू होते हैं दोनों, तो 0 को 273 बनाना हो तो 273 इसमें प्लस कर देंगे, इसलिए जो सेंटीग्रेड होगा इसमें 273 प्लस कर दें तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सी। ठीक है जी। तो मुझे बस ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ आपको आ रही है, तो एक स्टूडेंट कंफर्म कर दें। जी जज़ाकल्ला जी। अब बाकी जो से हैं वो लेक्चर को गौर से सुने और गैर ज़रूरी मैसेज बिल्कुल ना करें, मैसेज जो सा है वो नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी। अब शुरू करते हैं आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री सी में अगर 273 प्लस कर देते हैं तो ये केल्विन में चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये ज़रूरी बात है कि केल्विन में जो आपने लेके जाना है तो किस तरह लेके जाना है। मिसाल के तौर पे उसने आगे एग्जांपल भी दी हुई है, इसलिए ये बुक जो सी है इसको पढ़ना बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हर चीज़ आपको मैनेजेबल तरीके से वो बताता है। देखिए उसने 20 डिग्री सी जो सा है ना सेंटीग्रेड स्केल दिया और कहता है कि केल्विन में से चेंज करें। तो आप फार्मूला लगाएंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल 273 प्लस सी। सी की ये 20 डिग्री सी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो 293 केल्विन में आ जाएगा, यानी 20 डिग्री सी अगर कन्वर्ट करें केल्विन में तो 293 केल्विन हो जाएगा। अब चलते हैं हम कि किस तरीके से केल्विन को सेल्सियस में लाना है। तो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो हमसा 273 है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है जी। तो जब इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, तो टेम्परेचर इन केल्विन -273 इज इक्वल टू डिग्री सी। तो ये जो सा C इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273 है, ये इसका फार्मूला होगा। यानी कि अगर आपने सेंटीग्रेड में केल्विन को लाना है तो फिर कैसे लेके आएंगे आगे, फिर उसने एग्जांपल दे दिया आपको कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में लेके आए। तो 300 केल्विन दिया हुआ है, ये आप टेम्परेचर इन केल्विन में पुट कर दें, 273 माइनस कर दें तो आपके पास 27 डिग्री सी में जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से जब सेल्सियस से केल्विन में लाना है या केल्विन से सेल्सियस में लाना है तो ये फार्मूला आप यूज करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जब लेके आना है तो फिर ये दो स्केल यूज होंगे, ये और ये वाले। ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 32 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है 0 को इसके बराबर लाना हो तो 32 इसमें प्लस करेंगे, इसका मतलब 32 प्लस कर देंगे तो 0 जो है वो 32 के इक्वल आ जाएगा। अब इसके जो से हैं 0 से 100 तक 100 पॉइंट्स हैं, इसके 32 से 212 तक 180 पॉइंट है। अगर माइनस करें तो इसको ये 180 पॉइंट बनते हैं। तो 1 डिग्री सी जो है ना वो किस तरीके से हम निकालेंगे कि 180 को 100 पे डिवाइड कर दें तो 1.8 जो है ना वो एक लाइन बन जाएगी इसकी, ये जो आपका है डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब ये हुआ जो फार्मूला हमने बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री सी को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 32 इसमें प्लस कर देंगे, 32 इसमें प्लस कर देंगे, यानी 1.8 डिग्री सी प्लस 32। तो 32 इसमें प्लस कर देंगे और इससे हमारा जो सा है वो जवाब आ जाएगा। अब देखें बात ये है कि ये फार्मूला बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखें ये मैंने आपको बताया है कि एक लाइन इसकी डिग्री 32 जो सा है वो 0 के बराबर लाने के लिए उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। ठीक है जी। अब जहां तक ये बात है कि फार्मूला तो हमारा बन गया, ठीक है, फार्मूला हमारा बन गया। अब ये करना है कि इस फार्मूले में कैसे वैल्यूज पुट करनी है उसको करना है। तो आगे एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि 50 डिग्री सी अगर दिया जाए तो फ़ारेनहाइट में चेंज करें। तो जहां पे आपका डिग्री सी है वहां पे 50 लगा दें, 1.8 से उसको मल्टीप्लाई कर दें
और उसको 32 में प्लस कर दें तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, यानी इसका जवाब 90 डिग्री आता है। 90 को प्लस 32 कर देंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 50 डिग्री सी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसके बाद अगली एग्जांपल आती है, अगला जो सा फार्मूला आता है वो ये है कि किस तरीके से आपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लेके आना है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो 32 है इसमें, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, -32 हो जाएगा और 1.8 से डिवाइड कर दें। इस तरीके से ये उसमें चेंज हो जाएगा। जिस तरह ये देखें, फ़ारेनहाइट दिया हुआ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 1.8 डिग्री सी एफ -32, यानी 32 को उठा के इधर ले आए, 100 में से 32 को माइनस कर दिया, जो हमारे पास 68 आया उसको 1.8 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 37.8 डिग्री सी आपके पास 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो वो पुराना लेक्चर था जो मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिया है। उसके बाद मैंने जो अगला टॉपिक करवाया था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जो आपके नए टीचर आए थे उन्होंने भी ये टॉपिक करवाया था। तो उसमें ये बताया था आपको कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मैस के ऊपर और एक टेम्परेचर के ऊपर, डेल्टा टी। तो ये दोनों किस तरीके से हम लिखेंगे, डेल्टा जो क्यू होगा यानी कि हीट, वो प्रोपोर्शनल होगी मैस के, और इसी तरह से डेल्टा क्यू जो सा है ये प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है हीट जो सी है। तो यानी कि मतलब ये है कि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हीट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा हीट कम होती जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से मैस बढ़ता जाएगा तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, हीट ज़्यादा बढ़ेगी, मैस कम होगा तो हीट कम बढ़ेगी। जिस तरह एक गिलास में पानी ले लेते हैं आप, उसको अगर टेम्परेचर देते हैं तो उसकी हीट जल्दी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैस ज़्यादा होगा, जिससे एक बड़े सारे बाउल में या देगचे में पानी ले लेते हैं, तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हीट बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा चाहिए होगी, जितना मैस कम होगा हीट कम चाहिए होगी। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा हीट ज़्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो हीट कम बढ़ेगी। दोनों को इकट्ठा करके तो फिर ये उसने लिखा, ये इकट्ठा उसने लिख दिया था, मैंने इसलिए समझाने के लिए आपको अलग अलग करके लिख के दिया। इसको इकट्ठा करें तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी बनता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म कर दें तो ये सी एम डेल्टा टी आ जाता है। ये जो सी है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शन को हमने इक्वल में चेंज किया है। इसलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन जब इक्वल में जाता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। डेल्टा क्यू जो सा है वो हीट है, हीट की अमाउंट है जो कि एब्जॉर्ब हुई है बॉडी में, और सी जो सा है, इसलिए मैं रुक गया था। तो अभी भी पार्टिसिपेंट जो से हैं हमारे पास 22 हैं। इसका मतलब काफ़ी सारे पॉइंट पार्टिसिपेंट जो से हैं वो ज्वाइन नहीं हुए अभी तक। ठीक है, इसका ख्याल करें कि वक्त पे ज्वाइन हुआ करें, और वक्त पे इसको देखा करें कि ये समझ आए ताकि आपको। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं कि specific heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram mass of that substance through 1 Kelvin। यानी कि कोई भी मैस आपको दिया हुआ है मैम, उसका मैस 1 किलोग्राम है। अब आपने उसकी हीट जो सी है वो बढ़ानी है। कहाँ तक बढ़ानी है, वो अब किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट आपने किसी खास हद तक बढ़ानी है। कब तक बढ़ानी है, जब तक कि टेम्परेचर जो है उसका 1 केल्विन तक ना हो जाए। यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर का मतलब है 273 डिग्री सी। यानी कि अगर अगर इसको सेल्सियस में देखेंगे तो ये 273 डिग्री सी होगा। ठीक है, तो 273 डिग्री सी जो सा है, यहाँ तक अगर आपने बढ़ाना है इसके हीट को, मैस, ये जो जो भी आपने मैस लिया हुआ 1 किलोग्राम का, तो जितनी वो हीट को, अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके ही हीट बढ़ेगी ना, उसको कहते हैं कि वो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस है। अब उसको निकालने का तरीका क्या है, ये सी जो है ना, ये निकालना हो तो एम और डेल्टा टी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। ये हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। तो ये इसका फार्मूला होगा। ऐसे यूनिट इसका कैसे निकालते हैं, इसका यूनिट जॉल होता है, इसका यूनिट किलोग्राम होता है, इसका यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, तो जब इसको इकट्ठा करेंगे तो इसका यूनिट बन जाएगा जॉल किलोग्राम -1 केल्विन -1। तो स्पेसिफिक हीट कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की जो सी है ना वो 8.1 टेबल में दी गई है। ये टेबल है, ये याद नहीं करना आपने, लेकिन इसमें से कुछ वैल्यूज याद कर लें जो आपको बता देता हूँ। एक तो आप जो जरूरी वैल्यू है ना वो है वाटर की, वो याद कर लें 4200
जूल किलोग्राम केल्विन -1। ठीक है, वाटर की याद कर लें, और इसी तरह से आप याद कर लें सॉइल की, 810 है। ठीक है जी, इसी तरह से सैंड की है 835। तो ये सैंड की जो सी देखें इतनी कम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। लेकिन वाटर की 4200 है, जिसकी वजह से जल्दी से गर्म या जल्दी से ठंडा नहीं होता। अगर इस पूरे टेबल में आप एक दफा देखें कि सबसे कम किसकी है, सबसे कम, तो आप अंदाजा करें, आप हैरान रह जाएंगे कि कार्बन की सबसे कम है। कार्बन की सबसे कम है, यानी जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है कार्बन जो होता है। ठीक है, लेकिन इस कार्बन में एक एलिमेंट ऐसा भी आता है, एक चीज ऐसी भी है जो कि डायमंड है। अब डायमंड इतना सख्त होता है, और ये कार्बन की ही एक शक्ल है, कि उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या उसकी जो सा लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये सिंपल कार्बन जो सा ये 121 जो सा है, ये सबसे कम है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर आप नोट करते हैं तो वो देख लें वाटर की आपके पास आ रही है। इससे ज्यादा वाटर से ज्यादा किसी भी की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा रखी है। अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की ज़्यादा रखना बहुत ज़रूरी था और बहुत अहम था, इसलिए उसको ज़्यादा रखा। आप देखें, आप पानी को गर्म करके तो देख रख छोड़ें, आपका पानी जल्दी से ठंडा नहीं होगा। इसका इसका मतलब है कि बहुत ठंडे इलाके होते हैं ना, जहाँ पे टेम्परेचर -52 तक चला जाता है, वहां पे क्या करते हैं, ये जो दीवारें वगैरह बनाते हैं, उन दीवारों के दरमियान में पाइपिंग कर देते हैं, जो कि वाटर पाइप होते हैं। उनमें गर्म पानी जो है ना वो घूम रहा होता है। अब क्या होगा, गर्म पानी उसमें रहेगा तो वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा बाहर की ठंडक से। ठीक है, या जल्दी से गर्म नहीं होगा, तो उसका क्या होगा कि वो ज्यादा देर तक वो हीट जो सी है, ठंडक जो सी है ना, उसको अपने अंदर कैप्चर कर सकता है। ठीक है, जल्दी से ठंडा ना होने की वजह से। तो इस वजह से अंदर का माहौल जो सा है वो ठंडा गर्म रहता है। दूसरी बात ये कि जो उनसे पाउंड वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपकी पानी जो सा दरियाओं समुद्रों में है, अगर सूरज निकले तो अगर वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी तो वो जल्दी से बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इतना ज़्यादा बॉयल होगा कि जो सी सारी मखलूक के अंदर की वो मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से जल्दी से ठंडा हो जाएगा, रात पड़ते ही सूरज गया तो वो बर्फ़ बन जाएगा, जिसकी वजह से वो सारे जो से ओशन जो सी आपकी सी लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पानी जल्दी से गर्म जल्दी से ठंडा नहीं होता, जिसकी वजह से सूरज की हीट आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करता रहता है, यहाँ तक कि रात हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होता रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इस तरह से पूरी तरह ठंडा या पूरी तरह गर्म जो सा है वो नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो इक्वेटिक लाइफ है वो बच जाती है। इसी तरह से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर 90% जो सा है वो, या 78% जो सा है वो तो पानी है। ठीक है, उसके ऊपर खुश्की है, तो ज़मीन के अंदर का पानी जो सा है वो अपनी जो सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ज़्यादा होने की वजह से जल्दी से ठंडा जल्दी से गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो सा वो भी नॉर्मल रहता है। इसी तरह से अगर हम पानी को गर्म करते हैं रेडिएटर वगैरह में, कार वगैरह में, उसमें और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम वगैरह में, तो इसमें भी पानी जो सा होता है वो गर्मी की वजह से और जो अपनी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो सैंड होती है या जो ड्राई साइल होती है उसका टेम्परेचर 810 सिर्फ है। इसका मतलब है जो आपका सहरा होता है वो जैसे ही दिन चढ़ता है उसकी जो सी रेत या सॉइल है जल्दी से गर्म हो जाती है, और इतनी गर्म हो जाती है कि टेम्परेचर जो सा है वो 52 डिग्री सी तक चले जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। और जब रात पड़ती है तो इतनी जल्दी वो चेंज होता है कि उसकी वजह से टेम्परेचर जो सा है वो चेंज होने की वजह से वो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है रात को। तो माइनस में टेम्परेचर जाने की वजह से तो क्या होगा फिर कि जो आपकी जो सा रात है वो बहुत ठंडी हो जाएगी और दिन जो सा बहुत गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है बहुत ज़्यादा, वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होने की वजह से वहाँ का जो सा टेम्परेचर है वो भी जल्दी से कम या जल्दी से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हीट कैपेसिटी पे। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एक ही तरह का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वहां पे आपने डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी किया था ना, तो डेल्टा टी को उठा के आप नीचे ले आए डेल्टा क्यू पे, तो अकेला एम सी रह जाएगा। तो जो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट, जो इसका जो रेशो है जो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी की, यानी कि हीट और टेम्परेचर की रेशो जो है, इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी जो सी है वो क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी है,
उसको थर्मल एनर्जी कहेंगे, एब्जॉर्ब बाय इट फॉर 1 केल्विन, इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, यानी कि जो सा 1 केल्विन तक टेम्परेचर राइज करती है एनर्जी, वो एनर्जी जो 1 केल्विन तक टेम्परेचर राइज करती है, किसका, किसी भी बॉडी का, उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी, तो ये आपका हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो जो हीट कैपेसिटी वाटर की अगर आपने निकालनी हो, तो फिर आप देखेंगे कि कितना आपने वाटर लिया है, मैस उसका कितना है। मिसाल के तौर पे 5 किलोग्राम का मैस है आपका, ठीक है। तो 5 किलोग्राम का मैस जो सा है, उसको आपने क्या करना है, 4200 जोल किलोग्राम -1 केल्विन -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो सा आपके पास जवाब आएगा, ये आपकी हीट कैपेसिटी आएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी हीट कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि एम जो है वो 5 किलोग्राम हो गया, और सी जो है वो आपको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हीट कैपेसिटी जो सी है ना आपकी आ जाएगी। इसी तरह से आप हीट कैपेसिटी जो सी है वो किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हैं, मैस और उसके स्पेसिफिक हीट से अगर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका टॉपिक था जो कि मैं आपको रिवाइज करवाया है बुक से। इसको अच्छे तरीके से आप करिएगा। ये एग्जाम्पल जो सी है ये भी आपको करवा देता हूँ, ये एग्जाम्पल भी आपको आ सकती है, ये भी देख लें। एक कंटेनर है, उसमें 2.5 लीटर ऑफ वाटर है 20 डिग्री सी पे। तो कितना हीट जो सी रिक्वायर्ड है कि वाटर बॉयल होना शुरू हो जाए। पहले तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, और जितना वॉल्यूम होता है उतना ही मैस होता है, यानी 2.5 किलोग्राम मैस हो गया। अब हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर जो सी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे कि फिर हमारे पास मैथ्स तो आ गया हुआ है, सी हमें पता है वाटर की 4200 जोल किलोग्राम -1 केल्विन -1 होती है, और टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर जो सा 20 डिग्री सी है, और बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सी। इसका मतलब T1 T2 जो सा है ये दोनों हमें मेंशन है कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना है, तो 100 डिग्री सी बॉइलिंग होगा, और जो इनिशियल होगा वो 20 डिग्री सी होगा। डेल्टा टी अगर निकालें तो दोनों को माइनस कर दें तो 80 डिग्री सी या 80 केल्विन आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। अब आप Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी वाला फार्मूला लगाएं, C42 हो जाएगा, M आपके पास 2.5 है, डेल्टा टी आपके पास 80 है, तो ये आपका 840,000 जोल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। और अगर आप किलो जोल में लाना चाहें तो 3 जीरो की जगह पे किलो लगा दें तो 840 किलो जोल आपके पास जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसमें से सवाल आ सकता है, तो आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है इसका कि किस तरीके से आपने इसको करना है। तो ये टॉपिक जो सा है मैंने आपको आज रिवाइज करवाए हैं शुरू से लेकर अब तक, क्योंकि ये करवाने ज़रूरी थे। आपने एक तो एग्जाम्पल आज कर लेनी है अपने हाथ से ये ज़रूर, और ये जो टॉपिक है शुरू से लेकर, यानी कि आपने इधर से चैप्टर शुरू करके थर्मोमीटर जो सा है ये पूरा चैप्टर जो सा है यहाँ से 7.1 यानी 169 पेज से लेकर 169 पेज से लेकर ये सारा जो सा है 176 पेज तक पढ़ लेना है अच्छे तरीके से यहाँ तक। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो कल जो सा क्लास होगी उसमें मैं फिर आपको अगला टॉपिक जो सा चेंज ऑफ स्टेट का करवाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। तो ये आपने पढ़ के रखना है, सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो रिवाइज करवाया था 171 से लेकर, तो ये 182 तक हम करेंगे कल इंशाल्लाह। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। ये एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा अपने हाथ से, ठीक है। ये डेफिनेशन जरूर लिख लिया करें याद करके, फार्मूले जो से हैं याद करके लिख लिया करें। मैंने जो बातें फर्स्ट टर्म में बताई थी वही सवाल उसी तरह का पेपर जो सा है आपको आया था। जिन्होंने तो मेरी बातों को फॉलो किया उन्होंने तो बहुत अच्छा पेपर किया और उनके नंबर बड़े अच्छे आए, लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनके नंबर जो से अच्छे नहीं आए थे। इसलिए जो वक्त जो सा है गुजर जाता है उससे सबक सीखना चाहिए। और अब जो हमको बता रहा हूँ कि आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए, एक तो डेफिनेशंस याद करें अच्छे तरीके से, दूसरा फार्मूले लिखा करें याद करा करें, और तीसरे नंबर पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जिससे ये एग्जांपल्स हैं ये जरूर कर लिया करें, इनमें से पेपर सेलेक्ट होता है। अब देखें मैं आपको पास पेपर भी करवाऊंगा। अब पास पेपर में डेफिनेशंस की ऑब्जेक्टिव बन जाती है, यानी ऊपर डेफिनेशन दी होती है और नीचे 4 ऑप्शन वो दे देता है कि इन चारों में से किसकी ये डेफिनेशन है, यानी कि डेफिनेशन की भी ऑब्जेक्टिव बन जाती है। एमसीक्यूज जो से हैं डेफिनेशन के बन जाते हैं, फार्मूले के एमसीक्यूज बन जाते हैं, फार्मूले के लिए वैल्यू दे देता है और कहता है कि इसको कैलकुलेट करें तो वो भी बन सकती है। तो ऑब्जेक्टिव आपकी 40 नंबर की है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 40 नंबर की है आपकी, इसलिए ऑब्जेक्टिव जो सी है वो अच्छे तरीके से करने के लिए आपको सारी किताब को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और इसी तरीके से जो चीज़ें लिखने वाली हैं वो लिख के याद करनी चाहिए। तो
अगर आपका कोई सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ये लेक्चर जो है मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। और ये लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो इसको सुन लीजिएगा। अगर आप, हो सकता है कि आपने लेक्चर सुना हो, आपको समझ ना आई हो या आवाज़ का मसला हो, तो फिर भी आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। आज के दिन में इसको लेक्चर को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ताकि हम कल जब आगे चलें तो आपका हर्ज ना हो। तो इस तरीके से हमने 8वें चैप्टर के आज 176 पेज तक पढ़ा है, ठीक है। 176 पेज तक, ये आपने शुरू से लेकर चैप्टर नंबर 8 को 176 पेज तक पढ़ लेना है अच्छे तरीके से और समझ लेना है, और अपने हाथों से इसको करें भी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक अपने हाथों से लिखेंगे नहीं, अपने हाथों से गुजरेगा नहीं आपके, उस वक्त तक आपका वो तैयार नहीं होता। आप याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं उस वक्त तक तैयार नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने आज जो आपको हीट कैपेसिटी करवाया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करवाया है, आपको टेम्परेचर स्केल जो से हैं वो बताया कि किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, इसी तरह से कितने स्केल हैं वो बताए हैं मैंने आपको। उसके बाद मैंने बताया ग्लासिंग थर्मामीटर क्या होता है, उसका अपर लोअर पॉइंट करवाया है, स्केल ऑफ टेम्परेचर करवाए हैं। और ये टॉपिक करवाने के साथ साथ जो पहले मैंने टॉपिक थर्मामीटर और इसी तरह से टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस भी आपको करवाया था, तो ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा।